अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम नीबोश का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एलिमेंट 5 फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स, और उसके अंदर हमारे पास ये वाइब्रेशन का टॉपिक है। ये इस एलिमेंट का टॉपिक नंबर 2 है, 5.2 वाइब्रेशन। सबसे पहले आपके हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर टू वाइब्रेशन क्या है, कि वाइब्रेशन की वजह से आपको कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले हैंड आर्म वाइब्रेशन। हैंड आर्म वाइब्रेशन में क्या होगा कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका हाथ और बाजू वाइब्रेट करें, मतलब वाइब्रेट से मुराद यहाँ पे ये है कि अनइंटेंडेडली आप ना चाहते हुए आपके हाथ और बाजू की जो मूवमेंट होगी, जो उनका कांपना होगा, उसको हम वाइब्रेशन बोलेंगे। हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम ये HAVS होता है। इससे क्या क्या होता है? वाइब्रेशन वाइड फिंगर ब्लैंचिंग। इससे क्या होता है कि आपका हाथ जो है इसके अंदर खून की रवानी उस तरह से नहीं रहती और वाइट स्पॉट्स डलना शुरू हो जाते हैं और हाथ सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। नर्व डैमेज हो सकती हैं, आपकी जो इसके अंदर नर्व्स हैं, वेन्स हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। मसल्स वीकनिंग, फिर ज़्यादा कांपने की वजह से आपके हाथों के अंदर ग्रिप नहीं रहती और हाथ के मसल्स कमज़ोर होने की वजह से आप किसी चीज़ को प्रॉपर्ली ग्रिप नहीं कर सकते और उसके नतीजे में आपकी जो है वो ग्रिप बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और बहुत सारी चीज़ों में आपको ग्रिप चाहिए होती है। अदरवाइज इवन आप एक कप ऑफ टी जो है ना, चाय का कप भी उठाएंगे तो वो कांपते हुए उससे कोई भी गर्म चीज़ गिर सकती है और आपको उसके अलावा, मतलब डायरेक्टली हैज़र्ड तो है ही है, लेकिन इनडायरेक्टली भी इससे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। और वर्क प्लेस के ऊपर कई जगहों पे आपको एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पे भी आप इसको लैक करेंगे फिर एक्यूरेसी को। जॉइंट डैमेज हो सकते हैं। देन वी हैव कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका क्या होता है कि आपके हाथ वगैरह जितने भी हैं, ये आपका काम करना खिंचाव सफ़ेद इस तरह से हो जाता है कि आपका किसी भी सूरत हाथ आपके काम करने के काबिल नहीं रहते, किसी काम के हाथ नहीं रहेंगे हर वक्त। किस सेंस में किसी काम के नहीं रहेंगे? हर वक्त आपके हाथ में दर्द होता रहेगा, आपकी उंगलियां खिंची रहेंगी, हर वक्त उसके अंदर पेन रहेगी, आपकी जो इवन जो पाम है वो हर वक्त मतलब अकड़ी रहेंगी, स्टिफ रहेंगी और पेन करती रहेंगी। तो ये होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके अंदर हेल्थ इफेक्ट जिससे हो सकता है वो तो हमने डिस्कस किया था, हैंड आर्म HAVS, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं WBV इफेक्ट्स होल बॉडी वाइब्रेशन। होल बॉडी कैसे? कि आप कोई ऐसी मशीनरी यूज कर रहे हैं, आप कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हैं, कोई ऐसी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा जिस्म वाइब्रेशन में चला जाएगा, तो उसको हम होल बॉडी वाइब्रेशन बोलते हैं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ अफेक्ट करती है वो बैक पेन है, क्योंकि इस वाइब्रेशन में पूरा आपका बॉडी का जो वाइब्रेट होने के बाद जो मेन बर्डन पड़ता है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर आपको बैक पेन का सामना करना पड़ता है। ऑक्यूपेशंस, कौन से ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिसमें होल बॉडी? तो इसमें ज़्यादा ड्राइवर्स होते हैं, डंपर ट्रक ड्राइविंग वगैरह। वर्क प्लेस के ऊपर जो आपकी ड्राइविंग है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस अनइवन होने की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, जिसके नतीजे में वो लोग ज़्यादा मुतासिर होते हैं। नेक्स्ट, assessment of the assessment of vibration exposure, कि अब हम किसी भी वाइब्रेशन से एक्सपोज उसका सामना हमारा किस तरह से हो सकता है, हम उसकी असेसमेंट कर लेते हैं। असेसमेंट करने का मतलब ये है कि वाइब्रेशन की कितनी डोज हम ले रहे हैं और उसके नतीजे में हमारे ऊपर इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उन इफेक्ट्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब इसके लिए पूरा एक रेगुलेशन मौजूद है, कंट्रोल ऑफ वाइब्रेशन एट वर्क रेगुलेशन 2005। वाइब्रेशन डोज डिटरमाइंड बाय, अब वही बात, वाइब्रेशन डोज का पता कैसे चलेगा? वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड से, कि कितनी जगह से कितने दूर से आपको वाइब्रेट कर रहा है। आप मेन उस जो पॉइंट है जिससे वाइब्रेशन जनरेट हो रही है उसके पास है, उससे दूर है कितना। और दूसरी चीज ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, और कितनी देर तक आप इसी फेज में रहते हैं कि आपकी बॉडी वाइब्रेट करती रहे। पर्सनल एक्सपोजर इज एस्टिमेटेड,
पर्सनल एक्सपोजर जो होगा वो एस्टिमेट किया जाएगा कि एक बंदे को, इंडिविजुअल को कितना हो रहा है। कॉल्ड 8R एनर्जी इक्विवेलेंट वाइब्रेशन मैग्नीट्यूड आर A8। A8 क्या है जी? आपका मैग्नीट्यूड है, एक आपका एग्रीगेट मैग्नीट्यूड है कि 8 घंटे में एक पर्सन कितनी देर एक वर्क एक्टिविटी के नतीजे में वाइब्रेट होगा। दिस इज कंपेयर टू लीगल स्टैंडर्ड, और हम इसको फिर लीगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बताएंगे। अब लीगल स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो द डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यू इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हैंड आर्म और 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो है फॉर होल बॉडी वाइब्रेशन। अब ये मीटर पर, ये एक्सेलरेशन के लिए होता है। एक्सेलरेशन के लिए ये आपकी बुनियादी यूनिट इकाई है, या आप सिस्टम जो आपका सिस्टम यूनिट का सिस्टम स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक एक्सेलरेशन के लिए जो मेजरमेंट यूनिट यूज होती है, वो वाइब्रेशन के लिए जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो होती है मीटर पर स्क्वायर सेकंड या सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसमें अगर आप डेली एक्सपोजर लिमिट वैल्यू देखें तो 5.5 है फॉर हैंड आर्म, और उसके अलावा 1.15 मिनट्स के मीटर पर स्क्वायर सेकंड है फॉर होल बॉडी वाइब्रेशन। अब वो एक्सपोजर, ऊपर डेली एक्सपोजर एक्शन है और नीचे एक्सपोजर लिमिट है। एक्शन और लिमिट आपने इसमें क्या है, एक्शन के इतने तक हो सकता है, और लिमिट क्या है कि आपको इस तक आप एक दिन में मेंटेन रखेंगे। इससे ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको इसके इफेक्ट्स जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। कैसे? एट आर अबव द डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यूज, तो फिर क्या होगा? 2.5 से आप ऊपर जाते हैं या 0.5 से ऊपर जाते हैं। 2.5 आपका हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम के लिए है, और जो 0.5 है वो होल बॉडी वाइब्रेशन के लिए है। तो क्या करेंगे हम? वाइब्रेशन रिस्क असेसमेंट तो परफॉर्म करेंगे, अंडरस्टूड है, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते चीजों को। रिड्यूस एक्सपोजर लेवल, फिर हम देखेंगे कि हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देन हम जो कंट्रोल मेजर सजेस्ट करेंगे उनके मुताबिक वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो पीपीईज देंगे। उसके बाद हम उनकी हेल्थ सर्विलेंस करेंगे कि आया वो कितनी देर एक्टिविटी कर रहे हैं, या जो कंट्रोल मेजर हमने अप्लाई किए हैं वो उनके लिए काम कर रहे हैं या कि नहीं। जबकि डेली एक्सपोजर लिमिट अगर इससे ऊपर जा रही है तो इसमें भी क्राइटेरिया हमारा सेम होगा। वो क्या है? वाइब्रेशन रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिड्यूस एक्सपोजर बिलो द ELV। ठीक हो गया। तो आपके पास जो लिमिट वैल्यूज होंगी, ठीक हो गया, आप उनके मुताबिक आपने चलना है और उसको उस हद तक कम कर देना है कि आपको इसके इफेक्ट से का सामना न करना पड़े। अब बेसिक वाइब्रेशन कंट्रोल मेजर की अगर आप बात करें, ये कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं आपके नॉइज वाले से। कैसे? अब आप इसमें क्या करेंगे? रिड्यूस वाइब्रेशन एट सोर्स, के सोर्स पे ही जहां से वाइब्रेशन पैदा हो रही है उसको वहीं पे खत्म करें। तो तरीके वही हैं जो जनरली हमारे पास मौजूद हैं। एलिमिनेट, कि हम उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करें। सब्स्टिट्यूट, उसका मुतबादल लें, मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट यूज करें जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी निस्बत हम ऐसा कोई इक्विपमेंट लें जो कम वाइब्रेट करे, और उसका जो मीटर पर स्क्वायर सेकंड जो वैल्यू बनती है वो बहुत ज्यादा कम आए। चेंज वर्क टेक्निक, काम करने का तरीका बदल दिया जाए, और मेंटेनेंस अगर प्रॉपर हो। कई दफा ऐसे टूल्स या इक्विपमेंट या मशीनरी होती है जो लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेट करती है। इंटरप्ट द पाथवे, कि जिस जगह से वाइब्रेशन आ रही है उधर से उसको जुदा कर दें, उसको आइसोलेट कर दें। ड्यूरेशन, लिमिट टाइम एक्सपोर्ट, कि जितनी देर के लिए आपका अगर ज्यादा एक्सपोजर है तो आप उसमें फ्रीक्वेंट ब्रेक्स दें, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स के अलावा रेगुलर ब्रेक्स दें। जॉब रोटेशन, वही इसी तरह से कि आप एक ही काम के ऊपर, एक ही एक्टिविटी के ऊपर उसे ना रखें, बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज उससे रेलेवेंट लाजमी नहीं कि सिर्फ वाइब्रेशन को हटाने के लिए आप इररेलेवेंट उसको एक्टिविटीज करवाएं और वो उनमें कोई एक्सीडेंट क्रिएट करके बैठ जाए। पर्सन PPE, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी आपने मुहैया करनी है। अब जी रोल ऑफ हेल्थ सर्विलियंस। अब हेल्थ सर्विलियंस का इसके अंदर रोल क्या होगा जी? एट और अबव द एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, जब हम, अब ये कब की बात है? जब एक्सपोजर वैल्यू से ऊपर चले गए, जो कि डेली एक्शन क्या है? डेली एक्शन है आपकी 2.5 मीटर पर क्यूबिक सेकंड, सॉरी पर स्क्वायर सेकंड, और 0.5 है फॉर
होल बॉडी के लिए, और जो आपकी इसकी लिमिट वैल्यू आएगी, ठीक है जी, वो आपकी आती है 1.15, और आपकी उस 1.15 होल बॉडी के लिए, और इस तरह 5 जाएगी आपकी इंडिविजुअल के लिए, या आप कह सकते हैं कि हैंड आर्म के लिए। अच्छा जी, एट और अबव द एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, हेल्थ सर्विलियंस अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर्स विद प्री एग्जिस्टिंग वाइब्रेशन डैमेज के, पहले से क्या है, एंड न्यू वाइब्रेशन डैमेज के, अब उसको काम करने की वजह से क्या चीजें सामने आई हैं। रिमूवल एक्सक्लूजन ऑफ सच वर्कर्स फ्रॉम वाइब्रेशन सोर्सेज, तो ऐसे लोगों को हम वाइब्रेशन सोर्सेज से अलग कर देंगे ताकि वो मजीद डैमेज की तरफ न जाएं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाइब्रेशन सोर्सेज टू रेक्टिफाई प्रॉब्लम, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऐसे, हम ऐसे जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस क्या है, जो हम 10 पर पढ़ चुके हैं, वो है कि दोबारा चीजें ना हो, और दूसरा मकसद है कि रूट कॉजेज और इमीडिएट कॉजेज हम उसकी सॉर्ट आउट कर सकें, उसकी निकाल सकें, ताकि ऐसी एक्टिविटीज दोबारा ना हो। इस वाइब्रेशन के टॉपिक में इतना ही। बहुत जल्द इसके अगले टॉपिक रेडिएशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।